सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिटेशंस क्या थी। ओके, डिफरेंट डिफरेंट लिमिटेशंस देखी थी हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब आगे क्या हो रहा है कि हम एक एक्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है, वो एक्ट से है एक्ट लेकिन नाम दिया गया है पूना पैक्ट। ओके, वो एक्चुअली एक्ट ही है, दैट इज पूना पैक्ट। चलो शुरू करते बैठ। सो क्या है पूना पैक्ट? ये हुआ था सितंबर 1932 में, तो एटलीस्ट मंथ एंड ईयर याद रखना कि सितंबर 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ था। क्या था तब? सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज्ड द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। मतलब के डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाया था कब? 1930 में। किसके लिए? स्पेशली दलित्स के लिए। क्लैश्ड विद द महात्मा गांधी एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग द सेपरेट इलेक्ट्रोलेट्स फॉर द दलित्स। तो भाई अंदर अंदर ही हमारी थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट जैसा हो गया कि गांधी जी के साथ बी आर अम्बेडकर जी की कॉन्फ्लिक्ट जैसा हो गया। क्या कि बी आर अम्बेडकर जी चाहते थे कि दलित को सेपरेट इलेक्ट्रोलेट मिले, मतलब कि जस्ट लाइक रिजर्वेशन मिले, ओके, दलित के लिए। लेकिन गांधी जी सोचते थे कि अगर दलित के लिए पर्टिकुलरली ये रूल लाया गया, रिजर्वेशन लाया गया, तो फिर ये तो पार्शियलिटी जैसा हो जाएगा। हम अपनी ही कम्युनिटी में, अपने ही नेशन में अलग 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 डिवीजन करने लगेंगे। ओके, तो दैट इज नॉट गुड, ये गांधी जी का मानना था। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्लैश हो गया किसके साथ? महात्मा गांधी जी के साथ कॉन्फ्रेंस में। नाउ व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर्स डिमांड, गांधी जी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ। मतलब कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि भाई ब्रिटिशर्स को वो जो बी आर अम्बेडकर जी की डिमांड थी वो सही लगी। ओके, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, उनकी डिमांड एक्सेप्ट कर ली कि सेपरेट इलेक्ट्रोलेट भी दे दिया कि भाई जैसे कि इलेक्शन में इतनी सीट रिजर्व रहेगी किसके लिए? दलित्स के लिए, ऐसा बोल दिया। तो फिर अब गांधी जी को भाई यार हम इतने टाइम से लड़ रहे हैं ये वो और आप अलग से यही कर रहे हो, तो गांधी जी ने फिर से फास्ट शुरू कर दिया अंटिल डेथ, मतलब अनशन सत्याग्रह शुरू कर दिया कि भाई अब तो मैं सत्याग्रह करूंगा, मुझे ये पसंद नहीं है, आप अपना जो रूल्स है वो वापस लीजिए, जो एक्ट है वो वापस लीजिए। सो ही बिलीव्ड दैट, क्यों गांधी जी क्यों ऐसा मानते थे? क्योंकि ये भी तो लोग तो इंडियंस ही थे, फिर भी गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? He believed that separate electorates for the Dalits would slow down the process of their integration into the society. और गांधी जी का फर्म बिलीव था कि अगर दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया तो उनका जो इंटीग्रेशन होना चाहिए, वैसे ही उनको मतलब पिछड़ी जाति माना जाता था। ओके, मतलब कि जो हमारी जनता थी वो इजीली एक्सेप्ट नहीं कर लेती थी उनको। ओके, जो वो हम बोलते थे ना पहले के टाइम पे छूत अछूत का भेदभाव एंड ऑल, वो भेदभाव उनके साथ होता था। तो बोल रहे कि उनका इंटीग्रेशन करना है, हमें उनको नॉर्मल स्टेटस जो सबका है वैसे उनको देना है। और अगर हमने ये किया तो उनका ये जो इंटीग्रेशन होना चाहिए सारे लोगों में, वो प्रोसेस, इंटीग्रेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी, मतलब और स्लो हो जाएगी, वो सही से इंटीग्रेशन उनका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको हमने एक अलग से दे दिया है और लोगों को पहले ही थोड़ा बहुत कम एक्सेप्ट करते थे और अभी ऐसे दे दिया तो लोग और एक्सेप्ट करना मतलब नहीं करेंगे, डायरेक्ट ना ही बोल देंगे कि यार इनके पास तो इतनी फैसिलिटी है, छोड़ो ना इनके साथ, क्या मतलब ऐसे रखना, लाइक दैट। सो ये थर्ड पॉइंट था। अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधीजी's पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। मतलब गांधी जी ने तो डायरेक्टली फास्ट ही शुरू कर दिया कि भाई अनशन कर देंगे फास्ट अंटिल डेथ, तो फिर झुकना पड़ा किसको? बी आर अम्बेडकर जी को। तो झुके और एक बीच वाला समाधान लाया गया, इसी को बोलते हैं, ये बीच वाले समाधान को ही बोलते हैं पूना पैक्ट। ओके, तो ये क्या था बीच वाला समाधान? लास्ट पॉइंट में वो गिवन है क्या? इट गेव डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन होते थे उसमें उनको स्पेशल रिजर्व्ड सीट तो मिलेगी। किसको? दलित को।
लेकिन बट दे वेर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट, मतलब कि उनको जो सीट मिलनी चाहिए वो तो मतलब उनको मिलेगी सीट, ओके, मतलब एक लोग जीत जाएंगे सपोज, लेकिन वो जो खड़ा करेंगे मेंबर को वो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन या वो ग्रुप ही डिसाइड करेगा कि ये हमारे होंगे, जनरल पब्लिक के वोट भी उनको मिले हुए होने चाहिए, मतलब 50-50 टाइप सिचुएशंस के। अच्छा, दलित को रिजर्व सीट मिलेगी, मतलब तुम ऐसा चाहते हो कि दलित को कोई रिप्रेजेंट करे, ओके, कि उनके साथ बहुत बुरा ना हो, तो बोल दिया कि अच्छा ठीक है कोई रिप्रेजेंट तो करेगा, बट एट द सेम टाइम जनरल पब्लिक है उनके भी वोट्स इनको मिले हुए होने चाहिए, ऐसा ना हो कि उनको सिर्फ दलित के ही वोट मिले हैं और वो जीत गए हैं, लाइक दैट, कि भाई सबका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ओके, तब जाके ही उनको वो सीट मिल पाएगी, लाइक 50-50 सिचुएशंस के तुम जो बोलते थे वो भी है और हम जो बोल रहे हैं वो भी है, तो ये जो कंडीशन बिठाई गई थी 50-50 वाली, उसी को बोलते हैं पूना पैक्ट, ओके। तो 5 पॉइंट थे वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, क्या कि B.R. अम्बेडकर जी चाहते थे कि दलित को स्पेशल अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, ओके। अब गांधी सेकंड पॉइंट में कि और गांधी जी के साथ ही मतलब वहां पे उनकी क्लैश हो गई, ओके, कॉन्फ्रेंस में, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट में सेकंड पॉइंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो ये एक्सेप्ट कर लिया, ओके, कि अच्छा हमें लग रहा है कि उनकी डिमांड सही है, तो फिर गांधी जी ने क्या किया कि भाई फास्ट अंटिल डेथ शुरू कर दिया, तो गांधी जी ने फास्ट अंटिल डेथ शुरू कर दिया, मतलब उनकी मंशा क्या थी, उनकी मतलब इंटेंशन था कि अगर ऐसा हो गया तो उनका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, तो क्या हुआ, फिर पूना पैक्ट साइन हुआ, सो अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन, क्योंकि भाई पूरी कंट्री के नेता थे, लीडर थे गांधी जी, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई अच्छा भाई हम नहीं झुकेंगे तो बोले ना झुकना तो ना झुक, ओके, फास्ट अंटिल डेथ तो भाई करता रहे, मुझे क्या है, ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि भाई लोग फॉलो करते हैं गांधी जी को, इतने सारे उनके मतलब अनुयायी है, फॉलोअर्स हैं, ओके, सब मानते हैं उनको लीडर्स, नेशनल लीडर्स, हमने तो फादर ऑफ द नेशन का भी टैग दिया हुआ है गांधी जी को, ओके, राष्ट्रपिता, ओके, तो राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट, ओके, तो राष्ट्रपिता का वो चेंज होते रहते हैं, राष्ट्रपिता चेंज नहीं होते रहते, ओके, सो दैट इज देयर, और लास्ट में उन्होंने जो पूना पैक्ट साइन हुआ और उसके अकॉर्डिंगली सीट तो मिली, लेकिन अगेन उनमें जो वोटिंग होगी दैट इज दी बाय द जनरल इलेक्टोरेट, ओके, समझ में आया पूना पैक्ट, अच्छे से पूरा समझ में आ गया, तो ये था हमारा पूना पैक्ट। एक क्वेश्चंस पूछा भी जाता है कि ये सारे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और वो हुआ उसमें मुस्लिम का क्या स्टैंड था, उनका कितना सपोर्ट था, जैसे कि हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सबका देखा कि पीजेंट का स्टैंड क्या था, बिजनेसमैन का क्या था, वर्कर का क्या था, और पुअर पीजेंट और रिच पीजेंट का अलग अलग देखा, वुमेन का देखा, वैसे ही मुस्लिम्स का क्या स्टैंड था वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो 5 पॉइंट है, देखो फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट a large section of Muslims felt alienated from the Congress. From the mid 1920s, the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist group like Hindu Mahasabha. मतलब जब नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट को रोक दिया गया था, क्यों, क्योंकि सब दंगे हुए एंड ऑल सब कुछ, तो एनसीएम को तो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था, तो जब रिजल्ट के बिना ही एनसीएम को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया तब मुस्लिम्स थोड़े अलग अलग लगे, क्यों, क्योंकि मुस्लिम्स तो आए ही इसलिए थे, गांधी जी ने सोचा था कि भाई हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी जो है वो बढ़ेगी खिलाफत इश्यू से, क्योंकि हिंदू को हम खिलाफत इश्यू के लिए सपोर्ट करने को डिमांड करेंगे और मुस्लिम्स को स्वराज के लिए डिमांड करने का मतलब हम उनको डिमांड करेंगे मुस्लिम्स को, ओके। बट हुआ क्या कि वो एनसीएम तो कॉल्ड ऑफ हो गया, तो इसीलिए वो थोड़ा अलग अलग ही रहते थे, और 1920s में 1920 से कांग्रेस हिंदुओं के साथ भी अच्छे से मतलब और क्लोज आने लगी, जैसे कि हिंदू महासभा
जो ग्रुप था उनके साथ भी जुड़ने लगी, उनके साथ भी मीटिंग्स होने लगी। ओके, सो इसीलिए मुस्लिम्स को थोड़ा एलियनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, मतलब अलग रहना। ओके, जस्ट लाइक सेपरेशन, तो वैसा रहता था। देन सेकेंड पॉइंट, एज अ रिलेशन between the Hindu and Muslim worsened, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities। मतलब कि भाई हिंदू मुस्लिम के रिलेशन और भी ज्यादा बुरे हो गए। ओके, क्यों? क्योंकि बहुत जगह पर हिंदू मुस्लिम के कम्युनल रियोट्स हुए, मतलब दंगे हुए हिंदू मुस्लिम के बीच में। क्या हुए? दंगे हुए। इसलिए भी ये भी एक पॉइंट था। Every riot deepened the distance between the two communities। और जब रियोट हुए हैं तब दो कम्युनिटी के बीच में जो रिलेशन है वो, और उसका जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो और ज्यादा क्या होता गया? बढ़ता गया। इसलिए बोला है कि जो रिलेशन है बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम, तो वो क्या हो गया? डीपन्ड द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस क्या होता गया? बढ़ता ही गया। ओके, क्यों? क्योंकि रियोट की वजह से। जैसे कि अभी शायद ऐसे थोड़ा बहुत न्यूज़ में भी आया था कि जो ये रैलीज और वो हो रहा था अभी इतने दिन से राम मंदिर में के लिए, सो गुजरात में मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में रैली के ऊपर ऐसे पत्थर मार रहे थे कई लोग। ओके, सो क्यों? क्योंकि उनको मतलब वॉट एवर द रीजन, ओके, उनका रीजन इन द सेंस उनकी मेंटालिटी। ओके, सो वैसे सारी चीजें अगर हो तो फिर तो रियोट्स हो जाते हैं। ओके, अदरवाइज आज ही अभी शायद तुमने सुना था मोदी जी का जो प्रवचन था वो आज जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई उसके बाद, कि ये विजय के साथ साथ विनय भी रखना है हमें। ओके, मतलब जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई है, यूनिटी, कि दैट डज नॉट मीन कि भाई कुछ वो नहीं बोलते जोश में होश गंवाना। ओके, इतने जोश में भी नहीं रहना चाहिए कि होश ही गंवा दे, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, लाइक दैट। ये मतलब विजय एंड विनय दोनों रखना है। और बोला है ना कि राम सिर्फ हमारे नहीं है, सबके राम है। राम मंदिर जो हमारा टेम्पल बना है, तो वहां पर कोई भी रिलीजन के लोग आ सकते हैं। ओके, जैसे बहुत कम जगह है, क्योंकि जो पर्टिकुलर जगह हो तो वही रिलीजन के लोग जाते हैं। ओके, बहुत कम जगह है। जैसे कि अजमेर की दरगाह है। ओके, तो वहाँ पे हिंदूज भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। मुंबई में वो कौन सी जगह है? हाजी अली। ओके, वहाँ पर भी हिंदूज बहुत बहुत क्वांटिटी में जाते हैं। लेकिन सभी दरगाह पर हिंदू जा नहीं सकते। वैसे ही बहुत सारे ऐसे टेम्पल है जहाँ पे मुस्लिम्स भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स भी है जहाँ पे मुस्लिम्स नहीं जा सकते। ओके, और कई टेम्पल्स तो ऐसे भी है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे कि साउथ में मैं कई टेम्पल्स में गया हूँ, वहाँ पे एकदम तुम मतलब पक्के रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो तो ही जा सकते हो। मतलब तुम ये मॉडर्न क्लोथ्स पहन के भी नहीं जा सकते। फॉरगेट अबाउट शॉर्ट्स एंड ऑल। ओके, वो तो बैन ही है, लेकिन इवन तुम शर्ट पहन कर भी नहीं जा सकते। मतलब धोती पहननी है, मतलब पहननी है कंपलसरी, ट्रेडिशनल लुक ही चाहिए। ओके, अभी मोदी जी गए थे तो वहां पर तो वो कमांडो को भी वो पहना दिया था। ओके, धोती एंड ऑल। हाँ, वो अलग है, दैट इज सबरीमला। वो ये जो हम बोलते हैं ना अयप्पा स्वामी की पूजा हम करते हैं, केरला में है सबरीमला। सो वो भी एक बहुत बड़ा टेम्पल है। ओके, वो टेम्पल भी कैसा है, उसकी भी सबकी अपनी अपनी एक अलग ही हिस्ट्री है सबरीमला, कभी डिटेल में, लेकिन इन शॉर्ट तुम्हें तुम्हारी क्यूरियोसिटी को जगाए रखने के लिए एक बताऊं तो क्या है कि सबरीमला में एवरी 14th ऑफ जनवरी संक्रांति के दिन बड़ी पूजा होती है, एवरी ईयर। ओके, संक्रांति के दिन उससे 41 डेज पहले, उससे कितने 41 डेज मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ, तब से व्रत रखना होता है जिन जिनको वहां जाना होता है वो। ओके, हाँ हाँ, जाना है मतलब तुम्हें रखना ही है ऐसे। ओके, तो 41 डेज तुम्हें वहाँ जो नियमावली है, मतलब जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ते हैं 41 डेज।
कि भाई खाना पर्टिकुलर खाना है, वो भी एक ही टाइम, ऐसा नहीं कि पेट भर कर पे कि 3 टाइम खाते रहे। पर्टिकुलर टाइप का खाना खाना है और तीनों टाइम, और ओवर ईटिंग भी नहीं। और कपड़े भी 41 डेज काले कपड़े पहने, ब्लैक, सब कुछ, शर्ट पैंट साड़ी तो साड़ी, सब कुछ पूरे ब्लैक कपड़े पहनने हैं। और 41 डेज, ये मैं बड़े बड़े रूल्स बता रहा हूँ, बहुत सारे रूल्स है लेकिन जो बड़े बड़े रूल्स है वो बता रहा हूँ। फिर 41 डेज जमीन पर सोना है, ओके, विदाउट मैट्रेस, मैट्रेस वेट्रेस कुछ नहीं, डायरेक्टली जैसे अभी यहाँ तुम सो जाओ वैसे, ओके, फ्लोर पर, ओके, फ्लोर पर सोना है डायरेक्टली विदाउट मैट्रेस। और वो जो भी जप करना हो या मंत्र जाप करना हो वो करना है। और चल के जाना है, पर्टिकुलर डिस्टेंस तुम्हें चल के जाना पड़ेगा, एंड दैट टू विदाउट शूज, ओके। तो बहुत ही मतलब तुम अगर सही में ये सब कर पाए तो वहां जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते, ओके। तो ये तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए, मेन ओके, बहुत सारे हैं। उसमें क्या है पता है, वो सब करके भी जब वहाँ पे दर्शन हो 14th of January एवरी ईयर, तो ऐसे वो माउंटेन है, तो ऐसे माउंटेन है। अब माउंटेन पे यहाँ सपोज पूजा हो रही है, ये माउंटेन, ओके, उसी के एग्जैक्ट सामने एक दूसरा माउंटेन है, ओके, जहाँ पे कुछ नहीं है, नॉर्मल माउंटेन जैसा ही है, ओके, जहाँ पे टेम्पल वेम्पल कुछ नहीं है। तो जब यहाँ पर 14th of January को पूजा हो, ओके, उसी टाइम पे उसके सामने वाले माउंटेन पे एक दिया जलता है। कौन जलाता है किसी को पता नहीं, कोई दिखता भी नहीं है, कोई कोई लोग भी नहीं दिखते, कुछ नहीं दिखता। अभी आज तो देखो कितना टेलीस्कोप और उसका जमाना है, ओके, पता ही चल जाएगा ये वो है, उसने किया ये वो, बट कुछ पता नहीं चलता, ओके। एक मतलब मिस्ट्री है, जैसे वो काल भैरव की मिस्ट्री है ना भाई, वो अल्कोहल हम प्रसाद के तौर पे चढ़ाते हैं उज्जैन में, तो वो अल्कोहल जाता कहाँ है किसी को नहीं पता। कितने साइंटिस्ट आए और नीचे डिगिंग करके भी देखा कि शायद जमीन में जाता हो, ये जो काल भैरव है कहीं तो जाता होगा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ अंदर एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ओके, एब्जॉर्ब होके भी कहीं नीचे तो कहीं जा रहा होगा, कहीं मिल ही नहीं रहा है कुछ। ऐसे बहुत सारी मिस्ट्री है हमारे इंडिया में, तो ये भी एक ऐसे चमत्कार तुम मान सकते हो, ओके। जब भी, और पूरे साल कुछ नहीं, और 14th of January को भी ऐसा नहीं कि सुबह से दिख रहा है, पर्टिकुलर टाइम पे, आरती के टाइम पे, इवनिंग में ही वहां होता है। तो सब यहाँ भी दर्शन करते हैं एट द सेम टाइम। और जब वहां पे ये दीप दिखे, दिया दिखे, तभी माना जाता है कि हाँ तुम सबकी पूजा कंप्लीट हुई और भगवान प्रसन्न है, भगवान आ गए, ऐसे। दैट इज द थिंग। मैंने पहले कभी सोचा था कि जाएंगे, बट अब ये मतलब ऐसी सब जगह हो ना जहाँ पे ये सब करना पड़े थोड़ा, तो वो सब पहले पहले ही कर लेना चाहिए, मतलब अपनी 20s में, ओके, और 35 की एज तक कर लेना चाहिए, ओके। बाद में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे जैसे बढ़ती जाए वैसे वैसे फिर तुम्हें अपनी इच्छाओं को साइड पे रख के रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती है, ओके। सो दैट इज देयर। ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जगन्नाथपुरी भी, जगन्नाथपुरी के तो बहुत सारे ऐसी मिस्ट्री है, ओके, बहुत सारी। मतलब उसका फ्लैग तो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हॉस्ट होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन हमेशा, मतलब हवा, एयर, विंड इस साइड चल रही है तो वो इस साइड ऐसे सोचो, ओके। उस टेम्पल की तुम कोई भी एंगल में देखो तो कभी भी उसकी शेडो नहीं पड़ती, पूरे साल कभी भी कोई शेडो नहीं, कहीं पर भी कोई भी जगह से शेडो ही नहीं, ऐसा कैसे यार। और एक दिन नहीं, कभी नहीं, शेडो ही नहीं, नो शेडो। उसके ऊपर से कभी कोई बर्ड, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन कभी नहीं जाता, पास ही नहीं हो सकता। साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि वहाँ बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसलिए कुछ वहाँ जा नहीं सकता। ऐसी बहुत सारी मिस्ट्री है। उसके जो स्टेप्स है, वहाँ स्टेप्स पे तुम कान लगाओ तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ओशन के पास ही हो, और एक्चुअल में ओशन के पास ही है मंदिर, ओके, ओशन बैंक पर ही है जगन्नाथपुरी, ओके। तो तुम्हें वैसे ऐसे तुम खड़े रहो तो नहीं सुनाई देंगे वेव्स की आवाज,
लेकिन स्टेप्स जो है वहां पे ऐसे कान लगा कर सुनो तो वहां पे ओशन के वेव्स की आवाज सुनाई देगी, और वहां से फिर डायरेक्टली टेम्पल के अंदर चले जाओ, मतलब तुम ओशन के और नजदीक चले गए तो वापस कुछ नहीं सुनाई देता। बहुत सारे ऐसे मिस्ट्री है। ओके चलो, सो ऐसा कुछ भी हुआ तो फिर ये डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट, many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslims as a minority within the India। मतलब बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, ओके, बुद्धिजीवी एंड मुस्लिम्स लीडर्स मानते थे कि उनको माइनॉरिटीज का टैग मिले, जो इंडिपेंडेंस के बाद तो हमने दिया ही है, लेकिन वो पहले से ही ऐसा चाहते थे कि मुस्लिम्स को माइनॉरिटीज का टैग मिले और उनको पर्टिकुलर बेनिफिट्स ज्यादा हो। ओके, they feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of a Hindu majority। तो उनको लगता था, डर लगता था कि हिंदू मेजोरिटी वाला कंट्री है ये, तो शायद उनके कल्चर, उनके रिचुअल्स एंड ऑल, उनकी प्रैक्टिस शायद लुप्त ना हो जाए, मतलब वो जो हम एनिमल के लिए नहीं बोलते एक्सटिंक्ट हो गया, तो वैसे ही उनका कल्चर लुप्त ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इंडिया से चला ना जाए, वैसा उनको था। और सिर्फ उनका मतलब, वो तो पूरे माइनॉरिटीज की बात करते थे, लेकिन वो भी माइनॉरिटीज में ही आते हैं, तो वो उनका पॉइंट रखते थे, ऐसा उनको लगता था। देन फोर्थ पॉइंट, मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, वही पाकिस्तान के गांधी जी, मतलब जो नोट पे है। ओके, मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग, demanded reserved seat in the Central Assembly and representation in proportion to the population in the Muslim dominated provinces Bengal and Punjab। तो जो मुस्लिम लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने रिजर्वेशन, जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने मांगा था दलित के लिए रिजर्वेशन, वैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना ने मांगा था रिजर्वेशन किसके लिए, माइनॉरिटीज, मतलब पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के लिए। और जितनी भी ज्यादा पॉपुलेशन है, ओके, मेनली कहाँ पर, पंजाब एंड बंगाल। बंगाल में भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, और पंजाब मतलब अभी का पंजाब की बात नहीं चल रही है, जो पंजाब पाकिस्तान के पास है अभी, वो पंजाब की बात चल रही है। ओके, सो जियोग्राफी में देखा था ना हमने, पंजाब 5 नदियों के बीच में से जो जगह बन रही थी उसको नाम दिया गया था पंजाब। ओके, सो वही चीज है, उनके लिए रिजर्वेशन मांग रहे थे। All hope of resolving the issue at the All Party Conference in 1928 disappeared when M.R. Jaikar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise। मतलब कि ये सब कुछ था, मोहम्मद अली जिन्ना रिजर्वेशन चाहते थे, और ऑलरेडी मुस्लिम्स थोड़ा अलग अलग रहते थे, सेपरेटेड फील करते थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस हिंदुओं के ज़्यादा क्लोज आ रही थी, और मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत सारे एफर्ट्स थे कि रिजर्वेशन मिलेगा ये पर्टिकुलर जगह पर भी, और सेंट्रल असेंबली में भी। मतलब प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन मतलब क्या, एक जगह के इलेक्शन, प्रोविंस मतलब एक जगह। ओके, और सेंट्रल असेंबली मतलब पूरे इंडिया में जहां जहां भी इलेक्शन होंगे वो। सो दोनों जगह रिजर्वेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो भी एक्सपेक्टेशन थी और जितनी भी होप थी वो सारी पानी में मिल गई। क्यों? क्योंकि जो हिंदू महासभा के मेंबर M.R. जयकर ने स्ट्रांगली ऑपोज कर दिया कि ये सब माइनॉरिटीज को पर्टिकुलर राइट्स मिलेंगे एंड ऑल, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। अभी हम इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, इंडिया के अंदर लोगों को क्या राइट्स देने हैं, ये वो बात बाद में। ओके, अभी स्वराज और यही चलेगा, मतलब मेन। अभी तुम मतलब एक बड़ी डिमांड है, उसके अंदर फिर छोटी छोटी सब लोग ऐसे डिमांड लेके आ गए, तो फिर वही चीज है क्या, वो जो यूनाइटेड स्ट्रगल है वो नहीं रहेगा। ओके, तो यूनाइटेड स्ट्रगल, तो ये सारी होप एंड ऑल सब कुछ पानी में चला गया। मतलब इसीलिए बोल रहे हैं कि इन 1928 डिसअपियर्ड, सारी की सारी होप क्या हो गई, डिसअपियर्ड हो गई। समझ में आए? तो ये 5 पॉइंट पूछे जाते हैं, जनरली नहीं पूछे जाते। जनरली ये पॉइंट, मतलब ये टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट, बाकी टॉपिक्स की कंपैरिजन में जनरली की बात चल रही है, कभी नहीं पूछा जाता ऐसा नहीं है। ओके, तो पूछा जाए तो ये 5 पॉइंट लिखने। डन? ओके, देन जो बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, दैट इज दिस, ओके, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जैसे मैंने तुम्हें बोला था ना, निर्भय
सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बाद में आता है, लास्ट में आता है टॉपिक। ओके, जो भी हमारे सब कुछ हमारे पोएट्स, हमारे सिंगर्स, फोक डांसर, फोकलोर, सब कुछ मिलाकर ये जो नेशनलिज्म की भावना, जो फीलिंग जाग रही है सबके अंदर, दैट इज द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि भाई ये मेरा देश है, ये मेरा देश है, ये मेरी कंट्री है, वो मेरा जागना चाहिए कि ये मेरा देश है। जब तक वो नहीं जागेगा तो फिर नेशनलिटी की फीलिंग कैसे आएगी? ओके, अभी जैसे रैली निकलती है तो अगर तुम मानो कि भाई जय श्री राम, मेरे भगवान, ऐसे, तो वो फीलिंग आएगी। ओके, अदरवाइज तो नहीं आएगी। और जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर वो फीलिंग हो तो तुम बाहर रैली में जाके बोलो जोर जोर से जय श्री राम जय श्री राम, नहीं, तुम सिर्फ मानो उतना भी बहुत है। भगवान के लिए बात कर रहा हूँ। ओके, मतलब जो हम मानते हैं उसको बोल बोल के दिखाने की जरूरत भी नहीं है, और जो दिखा रहे हैं वो गलत भी नहीं है। ओके, क्योंकि सबका अलग अलग होता है ना। कोई अपनी फीलिंग्स बहुत फाड़ के एक्सप्रेस करता है। ओके, कोई अपनी फीलिंग्स रखते हैं कि भाई फीलिंग्स है, समझने की बात है, एक्सप्रेस नहीं करनी है। ओके, बट सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, सो वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना चाहिए। किसी को नाचना है तो नाचे, किसी को आराम से बैठना है तो बैठे, किसी को बोलना है तो बोले, और किसी को ना बोलना हो तो ना भी बोले। ओके, कहीं भी हम जबरदस्ती में नहीं मानते कि नहीं तुम ये करो ही तभी हम मानेंगे कि तुम्हारे अंदर नेशनलिज्म है। नहीं भाई, कितने हमारे सोल्जर्स हैं, बहुत मेजोरिटी ऑफ दी सोल्जर्स बहुत ज्यादा जोश में होते हैं। ये जब वहाँ बॉर्डर मूवीज और वो सब में शायद तुमने देखा होगा कि भाई बहुत ज्यादा जोश में होके वो वॉर लड़ते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जैसे वो स्नाइपर कैसे होते हैं, चुन चुन के ऐसे मारते ही रहते हैं, मारते ही रहते हैं, बोलना कोलना कुछ नहीं। ओके, बस अपना काम करते रहते हैं, मार। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर, मोदी जी भाषण पे भाषण देते हैं कि ये हुआ। ऑपोजिशन में होंगे तो भी, जब चीफ मिनिस्टर थे तो ऑपोजिशन में कहलाएंगे क्योंकि तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ओके, लेकिन तब जो भाषण देते थे तो मतलब कोई टॉपिक नहीं छोड़ते थे, रुपए का भाव क्यों बढ़ रहा है, पेट्रोल का भाव क्यों बढ़ रहा है, ये वो पकड़ पकड़ के। ओके, लाइक दैट। और कई ऐसे लीडर्स हैं जो अच्छी स्पीच नहीं दे सकते उनके जैसी। दैट डज नॉट मीन कि दे आर नॉट गुड लीडर्स। हाँ, गुड लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि अच्छे से भाषण करें, लेकिन भाषण करना ना आए तो भी तुम अच्छे से रूल तो कर सकते हो। ओके, जरूरी नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, तो देखते हैं पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट कि ये पूरी की पूरी यूनाइटेड स्ट्रगल थी। ओके, the most important factor responsible for arousing the sense of nationalism among the Indians was the united struggle against the Britishers। मतलब सबसे important कोई फैक्टर होगा रिस्पॉन्सिबल, तो वो क्या है? जब सब लोग इकट्ठा हो गए तब। ओके, सब लोग मतलब जितने भी हमने अलग अलग टाइप देखे, अलग अलग ग्रुप्स देखे कि भाई बिजनेसमैन, वर्कर्स, रिच पीजेंट, पुअर पीजेंट, हिंदूज, मुस्लिम, सब कोई इकट्ठा होके जब कि भाई बस हो गया टाइम, तो जो यूनाइटेड स्ट्रगल है, वो जो फीलिंग आई कि ये हमारा देश है। ओके, भले ही हमारी लैंग्वेज अलग, भले ही हमारे रिलीजन अलग, भले ही हमारा खाना पीना पहनना सब कुछ अलग अलग है, बट वो सेकेंडरी है। सबसे पहले वी आर इंडियंस। ओके, कोई बोले ना कि वो एक कौन सा वो बेबी मूवी में डायलॉग है अक्षय कुमार का। ओके, वो किसी को पकड़ते हैं तो पर्टिकुलर रिलीजन का नाम बोलते हैं कि भाई वो जो रिलीजन का कॉलम होता है ना, उसमें हम ऐसा लिखते हैं ऐसे, तो रिलीजन के लीडर होते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं, तो वो उसको आंसर ऐसे देता है। वो रिलीजन का कॉलम होता है ना, उसमें हम बोल्ड में इंडियन लिखते हैं ऐसे, कि रिलीजन बाद में, फर्स्ट हम इंडियन है। ओके, भारतीय है पहले, उसके बाद रिलीजन तो है ही भाई। हमारे रिलीजन को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और रिलीजन चेंज भी नहीं करने को बोल रहे हैं कि भाई तुम अपना रिलीजन चेंज कर दो या इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। तुम्हें तो हमारे फोरफादर्स ने और हमारी फैमिली ने हमें जो भी सिखाया है रिलीजन के लिए, वो भी फॉलो करना चाहिए। एट द सेम टाइम पहले भले ही हमारे रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, सब कुछ अलग हो, लेकिन वही तो हमारी स्ट्रेंथ है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, सो वो होनी चाहिए।
तो वही यूनाइटेड सर्कल, वही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था। देन दूसरा कल्चरल प्रोसेस, देयर वेर ऑल्सो वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड द पीपल इमेजिनेशन। मतलब बहुत सारी ऐसी कल्चरल सांस्कृतिक प्रोसेसेस हुई, सांस्कृतिक कल्चरल इवेंट्स हुए। अरे यार याद है, ये नोट्स मुझे भेजनी बाकी है। यस भूल गया था। ओके, सो बहुत सारी ऐसी कल्चरल प्रोसेसेस है जिसकी वजह से लोग इमेजिन कर पा रहे हैं कि अच्छा फ्री इंडिया ऐसा होगा एंड ऑल लाइक दैट। तो वही चीज है कि देयर वेर ऑल्सो वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। हिस्ट्री एंड फिक्शन, हिस्ट्री भी जो फैक्ट है हिस्ट्री, एंड इवन फिक्शन भी कि जो फैक्ट तो नहीं है लेकिन हम एक आइडिया, जैसे कि हम उसमें वर्ड नहीं यूज किए थे यूटोपियन विजन यूरोप में। तो यूटोपियन विजन मतलब क्या, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा रूल जो रियलिटी में पॉसिबल ही ना हो, इतना परफेक्ट इतना परफेक्ट कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, बट हम तो बोलेंगे कि पॉसिबल है, तभी तो हम उसको अचीव करने के लिए ट्राई करेंगे। ओके, लेकिन इतना परफेक्ट, उसी को एक ग्लॉसरी में भी वर्ड है इनसेट, दैट इज यूटोपियन विजन। ओके, तो वैसी चीज कि भाई हम हिस्ट्री को भी ले लेंगे, साथ साथ में फिक्शन भी ले लेंगे। फोकलोर्स आल्सो, सॉन्ग्स आल्सो। फोकलोर मतलब के पर्टिकुलर ट्रेडिशन को तुम एक्सप्रेस कर रहे हो। सॉन्ग्स आल्सो, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स आल्सो ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। भाई सबने अपना अपना पार्ट नेशनलिज्म के लिए रखा हुआ है। द नेक्स्ट भारत माता, मतलब वही कि हम पर्टिकुलर इंडिया को भारत माता से कनेक्ट करते हैं, जो एक्चुअली रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले किया था कि भारत माता मतलब लेडी है। ओके, और हम सब उनकी चाइल्ड है और सिर्फ हम सब उनकी चिल्ड्रन है। ओके, लाइक दैट। सो द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता which was created by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय who wrote वंदे मातरम। तो रविंद्रनाथ टैगोर की बात तो बाद में आएगी। सो who wrote वंदे मातरम, मतलब वंदे मातरम जिन्होंने लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने ही पहले विजुअलाइजेशन रखा हुआ था एज अ हाइम, मतलब श्लोक टू द मदरलैंड। ओके, मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट। भाई स्वदेशी मूवमेंट को भी मतलब फॉरेन क्लोथ, लिकर शॉप, सब कुछ बॉयकॉट करो, उससे भी बहुत ज्यादा टच हुए थे। ओके, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ये अविंद्र लग लिया। ओके, स्वदेशी मूवमेंट रविंद्रनाथ टैगोर है। हाँ, पेंटेड इन हिज फेमस इमेज ऑफ द भारत माता। तो इमेज देखो विजुअली स्टार्ट किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, लेकिन बनाया था किसने? इमेज बनाई थी किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्या बात कर, दोनों एक ही है, मतलब वही है, रविंद्रनाथ ही है वो। हाँ ओके वो रविंद्रनाथ ही फेमस हो गया तो चेंज करेंगे। सो मुझे भी पता है तब तक वही है रविंद्रनाथ, भले ही ऐसे लिख दिया हो। ओके, बट रविंद्रनाथ टैगोर ही है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, रविंद्रनाथ ही है। रविंद्रनाथ ही है, मतलब वही कि रविंद्रनाथ हो तो भी मैं जो रविंद्रनाथ एक ही है भाई, ऐसे बोल रहा हूँ। तो हाँ, वो नाम अलग अलग हो, बंदा एक ही है ऐसे। ओके अच्छा, ओके, समझ में आ गया ये पॉइंट। देन नेक्स्ट फोकलोर। फोकलोर के ऊपर अलग से बहुत कम बार, इतना ज्यादा टाइम नहीं, बहुत कम बार फोकलोर के ऊपर भी एक शॉर्ट नोट टाइप पूछा जा सकता है, इसके बाद हम वो देखेंगे, बट जनरली यही क्वेश्चन ज्यादा बार पूछते हैं। सो आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव द इंडियन फोकलोर। ओके, तो जो नेशनलिज्म की आइडिया है वो फोकलोर से भी बहुत ज्यादा रिवाइव हुई है। In late 19th century in India, nationalists began recording folk tales sung by the bards, and they toured villages to gather the folk songs and legends. It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. ये 19th सेंचुरी में ऐसा हुआ था कि जैसे कि हम क्या बोलते हैं, नुक्कड़ नाटक, वर्ड सुना होगा शायद तुमने, नुक्कड़ नाटक। मतलब उसमें क्या होता था कि उस टाइम पे तो ऐसे सिनेमा और वो सब नहीं था, तो नुक्कड़ नाटक मतलब क्या कि लोग आते थे,
ओके, लोग आते हैं ग्रुप में, जैसे कि 15-20 लोग आए, 15-20 लोग आए, उसमें परफॉर्मर होते हैं मेनली 2-3 परफॉर्मर, मतलब जो एक्सप्रेस करने वाले हैं। कैसे, कोई सपोज डांस से एक्सप्रेस कर रहा है कि भाई ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं कि ये इंडिया में ये चलता था, ये चलता था। फिर अभी कोई लायन की बात आई तो कोई ऐसे लायन के जैसे चलते चलते आएगा, लाइक दैट। तो सबके अलग अलग रोल होते हैं। एक बंदा होता है वो कंटिन्यूअसली नैरेट करता है स्टोरी, ओके, एक स्टोरी नैरेट करता है, स्टोरी के अकॉर्डिंगली कोई डांस करता है, कोई सिंग करता है, कोई एक्शन करता है, डिफरेंट डिफरेंट वैसे। तो वो पूरा बनता है नुक्कड़ नाटक, ओके। बहुत ही बढ़िया होता है और स्क्रिप्टेड ही होता है, बट वो ऐसे प्रिंट मीडिया और वो नहीं, हाँ लाइव लाइव, ओके। जैसे कि हम नाटक बोलते हैं ना, नाटक ड्रामा, वो भी अभी है अभी, बट कम है, ओके। अब तो मूवीज ही ज्यादा है, लेकिन वो नाटक भी है अभी, लाइव होता है। लेकिन अब क्या कि अब सब लोग सोचेंगे अरे लाइव करने से अच्छा एक बार शूट कर दो और फिर बार बार देखते रहो, ओके। उन लोगों को भी बार बार एक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट लाइव का मजा ही अलग है, ओके। जैसे तुम क्रिकेट मैच ग्राउंड पे देखो, मैंने तो नहीं देखी अभी, देखी है बट वो साइड वाली रणजी ट्रॉफी वाली देखी है, ओके। सो तुम क्रिकेट मैच टीवी पर देखो या फिर ग्राउंड में, अलग बात है। जैसे कि टेम्पल की बात करें, ओके, अभी जैसे कि तुमने आज राम जी के दर्शन कर लिए मोबाइल से, टीवी से, लेकिन वहां जाओगे दैट इज डिफरेंट फीलिंग, ओके। वैसे ही ये तो टेक्नोलॉजी है, इसलिए हम दर्शन कर पाते हैं, अदरवाइज उतना भी नहीं होगा, ओके। टेक्नोलॉजी की वजह से हम अभी तो मेजरली जहां जहां पे परमिशन नहीं थी फोटोग्राफ खींचने की एंड ऑल, वो टेम्पल्स और वो पिलग्रिमेज प्लेसेस पर भी कैमरा के और सीसीटीवी और सब कुछ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम आरती देख सकते हैं कि भाई आज के दर्शन, ओके, सुबह की आरती, मंगला आरती जो 4 बजे 5 बजे होती है, वो सब भी देख सकते हो, ओके। मोस्ट ऑफ द पिलग्रिमेज प्लेसेस, नॉट ऑल, सब जगह नहीं, ओके। कई जगह ऐसी है जहां पर ये सब कुछ अलाउड नहीं है। एक और बात साउथ के, अभी वो उसकी बात चल रही थी केरला की, तो केरला में जितने भी टेम्पल्स हैं, जितने भी टेम्पल्स, ओके, वहां पर लाइट नहीं होती, दिए ही होते हैं। हाँ, जो बड़े बड़े जो पुराने टेम्पल्स हैं, वो पुराने टेम्पल्स में कभी लाइट नहीं है, दिया ही होता है, लैंप, लाइट लैंप, मतलब हमारा जो दिया हम जलाते हैं, दीपक बोलते हैं, वही होता है, रात को भी। पर दिन में तो जरूरत ही नहीं है वैसे, बट अगर जरूरत हो तो भी दिया, लाइट नहीं, ट्रेडिशन, ओके, होता ही नहीं। तो इसलिए तो मैंने शायद तुम लोगों को ही बताया था ना कि मैं दर्शन करने गया था वो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में, तो मुझे दिखे ही नहीं, भगवान ही नहीं दिख रहे थे। अभी कहाँ दर्शन कहाँ करूँ, एक तो ऐसे उजाले में से, फिर तुम डायरेक्टली वो क्वेश्चन पढ़ा ना हमने कि उजाले में से डायरेक्ट चले गए अंदर, मतलब ऐसे क्लोज जहाँ पे डार्कनेस है, ओके, वहां चले गए, तो वैसे ही नहीं दिखेगा। एट द सेम टाइम वहां पे उजाला भी नहीं है उतना, दिया ही है, उसमें भगवान को देखना है। तो फर्स्ट राउंड में तो मुझे कुछ दिखा ही नहीं, दिया ही दिखा सिर्फ सिर्फ दिया ही दिखा और कुछ नहीं दिखा। फिर से मुझे यार भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, तो फिर से गया, दूसरी बार गया तब जाके दर्शन हुआ। वो तो प्रैक्टिस हो गई थी ना तब, तो सही बताऊं तो तब ये लॉजिक भी नहीं पता था कैसा हो रहा है, मतलब यूज करते थे लॉजिक, बट साइंटिफिक लॉजिक नहीं पता था हमें। वो पता है कि हाँ चलो अंधेरे में से ऐसे जाएंगे तो अचानक से ऐसे होगा, ओके, बट क्यों हो रहा है एंड ऑल हम जो अभी पढ़ते हैं उतना डिटेल्ड में नहीं पता था, ओके। तो दैट इज द थिंग कि फिर दूसरी बार गया तब अच्छे से देखा, दर्शन किए। वो भी 3 गेट, इतने विशाल विग्रह है उनका, जो स्टैचू है, भगवान है मतलब, ओके, विग्रह बोलते हैं वैसे, ओके, विष्णु जी का ऐसे, हाँ वही सो रहे हो, वही वो 7 डोर्स है और जिसमें से 6 खुल गए और 7वां नहीं खुला, वो वाला टेम्पल, ओके, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, मतलब पूरे वर्ल्ड का रिचेस्ट ट्रेजर जहां पर है, ओके, है वो वाला। तो 3 गेट में से उनके दर्शन करना होते हैं, 3 गेट में, मतलब यहाँ से दर्शन करे तो मुंह दिखाई देगा, फिर यहाँ से दर्शन करे तो बीच वाला पार्ट दिखाई देगा, और तीसरे गेट में गए तो पैर दिखाई देगा, ऐसे, क्योंकि इतने लंबे हैं। तीनों गेट हाँ, तीनों 2 बार मतलब हमें तो ऐसे अंदर नहीं जाना है, ये ही है ऐसे,
तो यहाँ से ही ऐसे दर्शन करते 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 ही जाना, यहाँ दर्शन कर लिए फिर आगे गए, यहाँ दर्शन कर लिए फिर आगे, ऐसे पूरा ऐसे लंबा, मतलब ऐसे समझो ना, ये एक रूम, ये दूसरा रूम और फिर तीसरा रूम, ऐसे 3 रूम में ऐसे तुम चल के दर्शन करके। बट जाना चाहिए वह। अभी मोदी जी ने भाषण में आज तो नहीं लेकिन पहले बताया था ना कि तुम्हें अगर हो रहा हो कि तुम्हें फॉरेन घूमना है ये वो, तो तुम घूमना, ना नहीं है, लेकिन उससे पहले इंडिया घूमना, फिर जाके कभी ऐसा विश रखना कि हमें ये घूमना है वो घूमना है फॉरेन कंट्रीज। हमारे इंडिया में इतना कुछ है और ऐसा ऐसा कल्चर है कि बाहर जाने की जरूरत नहीं, एक लाइफ कम पड़ जाए, हमारी पूरी लाइफ कम पड़ जाए। ओके, इतनी सारी जगह है, इतनी सारी जगह, नॉट ओनली पिलग्रिमेज प्लेस ना, घूमने के लिए भी इतनी सारी जगह है। तो पहले इंडिया को एक्सप्लोर करो फिर जाके बाहर की विश रखना है, ऐसा बोला था एक जगह। तो वही है ओके पूरा कि नेशनलिज्म की फीलिंग, ये जो नुक्कड़ नाटक जैसे हम फोकलोर बोलेंगे, उससे ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उसको क्या किया, रिवाइव किया और आगे बढ़े। एंड लास्ट पॉइंट, री इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री सुनना अच्छा लगता है, ओके अच्छा लगता है ना, मतलब पढ़ाई वाली हिस्ट्री शायद ना भी अच्छी लगे ओके, लेकिन सपोज अभी कोई बोले कि भाई रामायण में ऐसा हुआ था, महाभारत में ऐसा हुआ था, या फिर डिफरेंट हमारे किंग्स थे, ओके हाँ खुद की हिस्ट्री, ओके कि भाई सपोज चोला डायनेस्टी थी, पढ़ने के लिए छोड़ दो, लेकिन जो ऐसी अलग अलग टाइप की डायनेस्टी, मौर्य वंशज था, चोला डायनेस्टी थी, तो उस टाइम पे राजा ने ये किया था, ये किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किया था, टीपू सुल्तान। तो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो जानने में मजा आती है और सुनने में अच्छा लगता है, और अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि वो जो था वो दैट वाज गुड पीरियड, और अभी वो जितना अच्छा था वैसा अभी नहीं है। तो लोगों के अंदर वो फीलिंग आया कि नहीं नहीं नहीं, हम फ्रीडम लेंगे और फिर से वैसी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, ओके मतलब प्रेजेंट को वापस पहले जैसा बनाएंगे, क्योंकि वो अच्छा था तो अभी क्यों ऐसा, अभी भी हम अच्छा फिर से क्रिएट करते हैं। तो री इंटरप्रिटेशन करोगे तो लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म की फीलिंग फिर से आने लगी कि अरे यार वाह, जैसे आज बोल रहे हैं ना कि राम राज्य फिर से आ गया, ओके तो राम राज्य आ गया मतलब हमने टेंपल बनाया, मोदी जी ने बहुत ही अच्छी आधे घंटे से ज्यादा बड़ी स्पीच दी है, ओके कि भाई अब क्या, लो बोल रहे थे मंदिर वहीं बनाएंगे, हमारे राम लल्ला आएंगे, आ गए राम लल्ला, मंदिर भी बन गया वहीं पे, अब क्या, तो अब जैसे अब क्या मतलब बोलते हैं ना कि तुमने एक विश रखी थी, तुमने एक गोल रखा था, एम रखा था, वो पूरा हो गया, नाउ व्हाट, ओके क्योंकि लाइफ तो खत्म नहीं होती, सो अब कोई और एक गोल। तो वैसे ही बताया कि अब जैसे राम राज्य था वैसा राज्य हमें इंडिया में लाना है। वैसा राज्य मतलब क्या, वो श्लोक में तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जब राम राज्य था तब लोगों की इंटेंशंस और लोगों के बोलना, लोगों का बोलना मतलब वो बोलते हैं ना कि सोचना बोलना और उनके एक्ट्स जो होते हैं वो मन वचन कर्म नहीं बोलते हम, ओके मनसा वचना और कर्मणा ऐसा कुछ है, सो वैसे होने चाहिए, उस टाइम पे लोगों के थे वैसे, और आज की डेट में हमें पता ही है, ओके कलयुग के लोग हैं हम लोग ओके बट वही तो हमें सीखना है, वही हमें चेंज लाना है। एंड अगेन जब भी चेंज की बात करें तो हमारी आंखें दूसरों पे चली जाती है, ए चेंज लाओ, तुम्हें पता नहीं है ऐसा करना है ऐसा करना है ऐसा करना है, खुद करो कुछ, ओके लोग जो होते हैं ना कोई भी, वो देख के ज्यादा सीख जाते हैं, ऑब्जर्व करके ज्यादा अंडरस्टैंड और सीख जाते हैं, ना कि बोल कर, ओके कि भाई ऐसा समझो कि मैं तुम्हें बताता रहूं कि ऐसी पढ़ाई करो, ये करो वो करो ये करो वो करो, लेकिन मैंने खुद ही ऐसा कभी ना किया हो, ओके कभी नहीं किया हो, तो वो इतना इंटेंशन और वो मैं बोलूं कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, लेकिन वो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा इतना अच्छे से, क्यों, क्योंकि मैंने सब सुना है, फील नहीं किया है वो। बट एक्चुअली अगर तुम फील कर रहे हो, उसमें से पास हो रहे हो और फिर तुम अभी किसी को बताओ, तो तुम्हारे वर्ड्स ही उसके लिए, बस तुम्हें बोलना ही, एक तुम बोल देते और तो काम हो जाता उसका। तो वो कब होता है कि तुम्हारे सिर्फ बोलने से सामने वाले का काम हो जाए, जब तुमने कुछ गेन किया हो, ओके तुम उसमें से गुजरे हुए हो, तब जाके ऐसा होता है।
सो दैट इज द थिंग, मोदी जी ने 11 दिन का व्रत रखा था, 11 दिन का, मतलब सामने से वो आज उस सबसे पहला जो सेज ने भाषण दिया, ओके, उसमें बोला कि कुछ भी उद्घाटन होता है ये वो कोई भी हो तो भाई आएंगे करेंगे और चले जाएंगे। तो उनको शॉक इसलिए लगा कि 20 दिन पहले सामने से पीएम ऑफिस से मोदी जी का लेटर मिला उनको कि भाई मुझे प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो मुझे एलिजिबल होने के लिए क्या करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कितना मतलब अच्छा और प्योर कैसे बनूं जिसके लिए मुझे करना पड़े। तो उन्होंने बताया था कि आप तो भाई प्राइम मिनिस्टर है, बहुत शेड्यूल टाइट है ये वो, तो 3 दिन का उनको व्रत और वो सब बताया था, 3 डेज का। 3 और ये उम्र में सोचो, वो 70 अराउंड 70 है, ओके, ये उम्र में, तो उन्होंने 3 दिन की वजह 11 दिन का व्रत रखा और उन्होंने बोला था कि आप व्रत में एक टाइम खाना खाना, दिन का एक टाइम, जो हम उपवास बोलते थे एक टाइम तो खाना खाते हैं ना, वैसा बोला था। उन्होंने खाना ही छोड़ दिया 11 दिन से, ही वॉज ओनली ऑन जूस वाटर, सोचो 11 दिन से। और जैसे अभी मैंने बताया ना, नीचे सो रहे थे जमीन पर इतनी कड़ाके की ठंड में। कल मैंने भरूच का टेम्परेचर चेक किया था तो रात सुबह का टेम्परेचर था अर्ली मॉर्निंग का 13 डिग्री सेल्सियस, और जब मैं रात को आ रहा था तब 20 डिग्री था। 20 में ही मुझे इतनी ठंड लग रही थी, मुझे लगा इतनी ठंड क्यों है, चेक करने दो। फिर देखा अरे 20 तो लगेगी ही ना भाई, और फिर देखा रात का कितना जा रहा है तो 13 जा रहा था, सुबह के 5-6 बजे 13, ओके। उस टाइम पे हम सोते होते हैं और रूम में होते इसलिए लगता नहीं है, बाहर जाओगे तो बहुत ठंड लगेगी, ओके, घर में इतनी नहीं लगेगी। दैट इज द, और ऐसे, और ये तो भरूच की बात है, ओके। नॉर्थ में, जितनी नॉर्थ में ज्यादा ठंड ना, उससे बहुत कम यहाँ गिरती है, क्योंकि ठंड आती क्यों है भाई, वही एयर वही विंड आती है ना ठंडी हिमालय से, तभी हमें ठंड लगती है। तो सोचो वहाँ कैसे ठंड लगती है। 11 दिन से वो फ्लोर पे सो रहे थे। तो मोहन भागवत जी जो आए थे उन्होंने स्पीच दिया था कि भाई मोदी जी ने तो जो व्रत तपस्या करनी थी कर ली, हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया, हमारा क्या इनपुट है, दैट शुड बी डन, ओके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई एक लीडर की सिर्फ नहीं होती, नेशन बनता है लोगों से, कोई एक बंदे से नहीं, या एक पार्टी से, या एक ग्रुप से नहीं, ओके। तो वही चीज है नेशनलिज्म की फीलिंग और री इंटरप्रिटेशन। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो दूसरा एक मेथड है क्या कि हिस्ट्री को री इंटरप्रिट करो, फिर से बताओ, सो दैट नेशनलिज्म की फीलिंग जागे। By the end of the 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation. मतलब एंड ऑफ द 19th century आते आते बहुत सारे लोगों में ये नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई थी, पहले नहीं थी। नहीं तो ये लड़ाई तो हम ऐसा नहीं है कि 20 years 30 years की है, बहुत पहले से लड़ाई है, लेकिन बहुत पहले से लड़ाई अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइम में हुई थी, ओके, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग रीजन में। वो यूनाइटेड स्ट्रगल जो मेन पॉइंट है ना, वो नहीं दिखा था। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड आते आते ऐसे गाने बने, ऐसे स्क्रिप्ट्स बने, ऐसे नुक्कड़ नाटक हुए, लोगों के अंदर इतनी प्रिंट्स एंड सिंबल्स एंड नोट्स सब कुछ, ओके, इतना ज्यादा हुआ कि अब ये यूनाइटेड स्ट्रगल हो गई और इसीलिए फिर हमें इंडिपेंडेंस मिला। समझ में आया? हाँ, फोकलोर यहाँ पर तो वही नुक्कड़ नाटक की बात है, लेकिन फोकलोर अलग से डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है, अभी ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव द इंडियन फोकलोर। मतलब जो इंडियन ट्रेडिशंस है अलग अलग कल्चर की, उसको उसको भी रीइंटरप्रेट करके भी नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाया गया। So, in late 19th century in India, nationalists began recording folk tales sung by the bards and they toured villages to gather the folk songs and legends. मतलब के 19th century के एंड में आते आते क्या हुआ कि लोगों ने वहाँ के रीजियन के जो भी नेशनलिस्ट थे या उन्होंने जो भी अपना सेक्रीफाइस दिया हुआ था, उन सब के गाने बनाए, बताए, सब नोट डाउन किया
और सपोज ऐसा समझो कि महाराष्ट्र में कुछ हुआ तो वो वहाँ की जो ट्रेडिशन है, वहाँ के जो लेजेंड है, जैसे कि अभी हमने वो मूवी देखी थी तानाजी, ओके, तो कितने लोगों को पता नहीं था। अभी भी हम ऐसी ऐसी मूवी देख रहे हैं कि उनके बारे में हमें पता ही नहीं है, हमारे ही इंडिया के हैं, लेकिन उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस दिए वो हमें पता ही नहीं है। तो वैसा तब भी था। अब तो हम मूवीज और सिनेमा की हेल्प से पूरे नेशन में मूवी बना दी। तो अभी जैसे अलूरी सीताराम राजू, तो आरआरआर, लेकिन देखो आरआरआर देख ली, हिट हो गई, पसंद भी है, लेकिन पता नहीं होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उसी के बेस पे कंटेक्स्ट है, ओके। तो लेकिन एटलीस्ट हम उसके बेस पर बनाकर अभी इंडिया में, पूरे इंडिया में उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा था नहीं। तो उस टाइम पे लोगों से पूछते थे लोग, ओके, संग बाय दी मतलब बार्ड्स, मतलब के लोग जो गाते, जैसे हम बैलाड्स नहीं बोले थे, बैलाड हम पढ़े ना, पूरी की पूरी लंबी स्टोरी, ओके, तो वैसे लंबी लंबी पोएम टाइप स्टोरी बनाते थे, सुनते थे, उसको ट्रांसलेट करते थे। जैसे महाराष्ट्र में सुन लिया मराठी में, फिर वही लेजेंड की स्टोरी गुजरात में ट्रांसलेट करके सुनाई जाती थी कि भाई ऐसे भी लेजेंड है इंडिया में जिन्होंने ऐसा सब सेक्रीफाइसेस दिया है। फिर गुजरात की को जो लेजेंड्स होंगे उनकी स्टोरी ट्रांसलेट करके वापस महाराष्ट्र में सुनाई जाए, वैसा सब किया जाता था, जिससे कि नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़े, ओके। एंड इट वाज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन, मतलब ये फोक ट्रेडिशन लोक का कल्चर है, फोकलोर्स और फोक सॉन्ग्स और फोक ट्रेडिशंस, मतलब क्या, लोगों का, मतलब एकदम रॉ कि इसमें कोई लीडर या ये कोई नहीं आते, बस लोग अपनी ही तरफ से फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे कि खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि यहाँ हमारे देश में ये हो गए थे, उन्होंने ये दिया, इतने सेक्रीफाइसेस दिए, तब जाके हमें हम ये लेवल पे पहुंचे हुए हैं, ओके। कितने लोगों ने, सपोज टेम्पल, जैसे कि हम बोलते हैं कि ये टेम्पल बनाना था तो कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, ये दिया वो दिया। हम जब नेशन की बात करते हैं तो हम हर एक, जैसे 26 जनवरी हो, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पर हम पर्टिकुलरली हमारे जो सोल्जर्स हैं वो सोल्जर्स को याद करते हैं, ओके। 2 अक्टूबर को गांधी जी को याद करते हैं कि एटलीस्ट उनको थोड़े टाइम के लिए याद करें इन द सेंस कि भाई हम मानते हैं एंड वी रिस्पेक्ट कि अगर तुमने ये नहीं किया होता तो हमारा लेवल जो आज है या हम जहाँ पे जो कंडीशन में है वैसी कंडीशन नहीं होती, ओके। सो इट्स लाइक अ ट्रिब्यूट, हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो ये फोक ट्रेडिशन में जो ट्रिब्यूट दे रहे हैं हम डिफरेंट वेज में, गाना गाकर, गाना सुनाकर, ओके, पोएम लिखकर और से कुछ ना कुछ प्रिंट कर लेजेंड्स के बारे में, इंडियन लेजेंड्स के बारे में, किंग्स एंड लेजेंड्स के बारे में, वही है फोक ट्रेडिशन। एंड रीस्टोर द सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट, मतलब जो हमारा ही पास्ट है उस पे लोगों को गर्व हो, वही है फोक, ओके। तो उसी के ऊपर एक पॉइंट है, वो देखते हैं तो हमारा चैप्टर कंप्लीट। फोक तो बहुत ही, जैसे मैंने बोला कि वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो ज्यादा पूछा जाता है, ओके, ये कम, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर पर्टिकुलरली इसके ऊपर शॉर्ट नोट है तो ये पॉइंट लिखने हैं, लेकिन मेजरली क्या पूछा जाता है वो मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सब कुछ, सिर्फ अकेला, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनाइटेड स्ट्रगल, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो री इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट, सब कुछ, और उसके सब कुछ के अंदर एक पॉइंट है फोकलोर, ओके, लाइक दैट। अलग से पूछा जाए तो ये लिखना है हमें, इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग, वही सेम डिटो सेंटेंस है, ओके, कि बिगेन रिकॉर्डिंग folk tales sung by the bards and they toured villages to gather the folk songs and legends. These tales they believed gave a true picture of the traditional culture that had been corrupted and damaged by the outside forces. मतलब कि ये ऐसे ट्रेडिशंस थी और ये जो लोगों ने बताया, ओके, लोगों ने जो भी अपने लेजेंड्स के बारे में बताया तो वो ऐसी बातें बताई कि बहुत कुछ तो डैमेज कर दिया है, निर्भय यहाँ ध्यान दो, तो बहुत कुछ तो डैमेज कर दिया है, किसने, आउटसाइड फोर्स ने। आउटसाइड फोर्स आए और डैमेज कर दिया, मतलब जैसे कि तुम्हें शायद पता होगा कि हमारे मेजरली स्क्रिप्चर्स जो है वो जला दिए गए थे, ओके, पूरी की पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी डैमेज हो गई, ओके, जो सबसे पहली पूरे वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी पूरे वर्ल्ड की, कि भाई ऐसे लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे सबको पढ़ाया जाए,
ओके, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी बिहार में, जम्मू कश्मीर में, वो सब कुछ डैमेज हो गई। क्यों? आउटसाइड फोर्सेस की वजह से। ये अगर तुम मतलब ये आर्ट्स अगर तुम लो तो हिस्ट्री में बहुत डीप में आता है सब कुछ। तुम आर्ट्स लो तो आर्ट्स की हिस्ट्री जो है उसमें बहुत कुछ आता है। इसीलिए तो वो एक दो ऐसे ही हमारे लेक्चरर है, प्रोफेसर है, उनके मैं कभी कभी वीडियो देखता हूँ तो उन्होंने बताया है क्या कि जब भी हमारी पढ़ाई खत्म हो जाए, जॉब लग जाए या फिर लगने वाली हो, तो उससे पहले थोड़े टाइम के लिए 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए भी हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऐसे वो तो उनका एक सजेशन है। लेकिन क्यों ऐसा सजेशन है? क्योंकि उसमें जो सीखने को मिलता है, ओके, और उसमें जो नॉलेज मिलता है वो हमें फिर नहीं मिलेगा। ओके, बट ज़रूरी नहीं है अगर तुम वही पॉइंट ऑफ व्यू से गए कि भाई मुझे थोड़ी जॉब चाहिए, मुझे थोड़ा आईएएस आईपीएस बनना है, मैं तो सिर्फ यहाँ एक्सपीरियंस गेन करने आया, तो तुम्हें वो एक्सपीरियंस मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम वो पढ़ोगे ही नहीं, तुम उतना सीरियसली लोगे ही नहीं, तो कहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा? तो ये तो कहने के लिए था। बट कहने का मीनिंग क्या है कि जो भी एक्सपीरियंस तुम करो उसका एक अलग ही वैल्यू होता है। ओके, जैसे कि मुझे अभी भी पता है, मैं जॉब बीई के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब कर रहा था अच्छी खासी, और जॉब करने से फिर मुझे लगा कि मास्टर डिग्री करनी है, तो मास्टर डिग्री करने के लिए मैंने जॉब की कंटिन्यूएशन में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी, लेकिन क्रैक नहीं हुई और फिर जॉब छोड़ दी। ओके, लोगों को जॉब नहीं लग रही थी, मेरे कलीग्स थे उनकी जॉब नहीं लग रही थी, और मैंने अच्छी खासी जो चल रही थी वो जॉब छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मुझे मास्टर करना था, लेकिन मास्टर के लिए एंट्रेंस क्रैक नहीं हो रही थी, तो उसके लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तुम 8 घंटे की जॉब, आना जाना सब कुछ मिला के 10-11 घंटे, और फिर तुम खाना पीना सोना वो सब भी आए, तो फिर वैसी एनर्जी भी नहीं रहती। भले टाइम मिल जाए लेकिन वैसी एनर्जी नहीं रहेगी। तो आई थॉट कि चलो भाई अभी करना है तो करना है, तो छोड़ दिया जॉब। तब भी बहुत लोगों ने मतलब बताया कि यार पागल है क्या, जॉब लोगों को जॉब नहीं मिलती, तुझे जॉब मिली और तूने छोड़ दी। ओके, तो लेकिन एटलीस्ट मुझे घर से फुल सपोर्ट था, मतलब अभी भी है, पहले भी था कि जो करना है करो। ओके, देखा जाएगा, जो करना है, जॉब छोड़नी हो तो छोड़ दो और जो जॉब करनी हो वो करो। एटलीस्ट ये फ्रीडम घर से मिली हुई थी, तो छोड़ दी। तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन वो जो मेरी जर्नी थी, जॉब छोड़ने के बाद सुबह चाय नाश्ता करने के बाद डायरेक्टली एक रूम में चले जाना, वहीं पे लैपटॉप है, लैपटॉप में सारे लेक्चर्स जो अलग अलग प्रोफेसर्स, आईआईटी एनआईटी के जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, वो टॉपिक पढ़ाते हैं, वो टॉपिक को पहले वीडियो में देखना, फिर वो नोट्स अलग अलग बुक और अलग अलग नोट्स में से वो पढ़ना, फिर खुद की नोट्स बनाना। वो जो पूरी 1 साल की मेरी जर्नी थी, दैट आई चेरिश। आज भी मुझे प्राइड फील होता है, और अभी भी मुझे अगर याद करना हो कि भाई मैंने क्या किया, तो बिट्स आता है कि हाँ बिट्स में बहुत झंडे गाड़ दिए, फिर प्रेसिडेंसी में भी बहुत कुछ किया, लेकिन उससे पहले भी वो जो मेहनत है जिसकी वजह से मैं बिट्स में जा पाया, वो मेहनत मुझे याद आती है। ओके, कि भाई हाँ ऐसी मेहनत की थी, तब जाके मैं वहाँ जा पाया, और फिर जो किया वो आगे। सो वैसे वो एक्सपीरियंस करोगे तब जाके आएगा, अदरवाइज सिर्फ बोलने से नहीं आएगा। ओके, तो वही चीज है। देन नेक्स्ट पॉइंट, ये तो वापस वही पॉइंट है कि एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वन पास्ट। वो जो हमने सेंटेंस पढ़ा था वही सेंटेंस फिर से है, ये नया सेंटेंस। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बैलाड्स, नर्सरी राइम्स एंड myths and led to the movement for folk revival। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बहुत ज़्यादा बैलड्स कलेक्ट भी किए, एट द सेम टाइम खुद बनाए, पोएम्स बनाए, बैलड्स बनाए, सो दैट उनको भी लगा कि मेरा भी इनपुट होना चाहिए, तो उन्होंने भी मूवमेंट में ऐसे हिस्सा लिया। एंड लास्ट पॉइंट, इन मद्रास नटेशा शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4 वॉल्यूम, देखो 4 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स, द फोकलोर ऑफ साउथ इंडिया। ही बिलीव्ड दैट फोकलोर वाज अ नेशनल लिटरेचर। तो भाई जो तमिल के, जैसे कि सब जगह की अलग अलग ट्रेडिशन के हिसाब से ये फोकलोर्स होंगे, ओके, सब जगह के लेजेंड भी अलग अलग होंगे, तो इसी वजह से ये सब लोगों ने, मतलब साउथ इंडियन, ये जो
मद्रास में जो शास्त्री जी ने पब्लिश की थी 4 वॉल्यूम मतलब 4 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, वैसे 4 पार्ट में तमिल फोक टेल्स पब्लिश किए। तमिल रीजियन के, तमिलनाडु बहुत बड़ा पूरा स्टेट है, ओके, तो वो रीजियन के फोक टेल्स पब्लिश किए और अब लोग पढ़ेंगे तो वो फीलिंग आएगी, प्राइड फीलिंग आएगी, द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, एंड ही बिलीव्ड दैट ये जो फोकलोर्स है वही हमारे नेशनल लिटरेचर है, मतलब हमारे स्क्रिप्चर्स तो है ही, लेकिन उसके भी बाद ये जो फोकलोर्स है वो भी एक लिटरेचर है। क्यों? क्योंकि वो भी जैसे कि हमारे स्क्रिप्चर्स है तो हम भगवान के बारे में सुनते हैं कि भाई राम जी आए थे, कौरव पांडव में महाभारत ऐसे हुई थी, ये वो कृष्ण जी, तो वो पास्ट है, तो ये भी तो पास्ट है, मतलब पर्टिकुलर पर्सन ने सेक्रीफाइस किया था इंडिया के लिए या आउटसाइड फोर्स को रोकने के लिए, अपने कल्चर्स को बचाने के लिए, तो उनकी बातें भी अगर हम रखें, उनकी भी स्क्रिप्चर्स हमारे पास, उनकी भी लिटरेचर हमारे पास हो, तो उसको तो एक नेशनल लिटरेचर का टैगलाइन और से ऑथोराइजेशन मिलना चाहिए, वैसा उनका मानना था। अंडरस्टूड? तो यही हमारा बड़ा वाला चैप्टर था, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ, बहुत बड़ा, टेक्स्ट बुक में देखा, प्रिंट कल्चर से भी बड़ा है, प्रिंट कल्चर भी बड़ा है नो डाउट, बट फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर तो सबसे बड़े हैं, फर्स्ट भी और सेकंड। फर्स्ट से जल्दी समझ में आ जाता है क्योंकि वी कैन रिलेट इट, ओके, और वी कैन रिलेट क्यों? क्योंकि हमारी हिस्ट्री है, एट द सेम टाइम जैसा जैसा यूरोप में हुआ था वही रिपीटेड हो रहा है इंडिया में भी, ओके, कि भाई सब कुछ, कि भाई इन लोगों को ये चीज़ें बॉयकॉट करो, या फिर यहाँ पे सब ऐसे कोई भी टाइप का ट्रेडिशन हो कि भाई हमारे ट्रेडिशन को ही रखना है, वहाँ पर भी सपोज फ्रांस है तो फ्रांस कहीं और चली गई तो भाई नहीं, फ्रांस में तुम ठीक हो, अब तुम जर्मनी में आके भी वही चीज़ करोगे, तो पहले तो आ गए फिर वापस निकाल दिया एंड ऑल, तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी हैं, ओके, जो वहाँ पे, क्योंकि हमने देखो कितने लास्ट में हमको इंडिपेंडेंस मिला, तो हमने पूरी इंडिया, पूरे वर्ल्ड में कैसे ये आगे बढ़ी थी फ्रीडम की मूवमेंट वो देखी और वो यहाँ भी अप्लाई करी। जैसे कि हमारे पास गांधी जी है तो गांधी जी ने पूरा देखा था भाई वर्ल्ड वाइड क्या है, पढ़ा था, अरे उन लोगों ने ऐसे लिया था, इन लोगों ने ऐसे फ्रीडम लिया था, हमारा फ्रीडम की मूवमेंट देखकर तो साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिली, ओके, भाई इंडिया ने भी इतना किया था, तो वो तो हमारे भी बाद इंडिपेंडेंट हुए, दैट इज द थिंग। हाँ, ये याद करके भी सर ये लर्न कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली, क्यों नहीं, हाँ कर सकते हो, कोई भी इंक्लूडेड है, हमारा पूरा कंटेक्स्ट इंक्लूडेड है। यस, एक मार्क के नहीं, क्योंकि एक मार्क में तो तुम्हें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, बट हाँ, सो दो मार्क भी नहीं, हाँ 1 और 2 मार्क के लिए शायद कुछ अलग से निकल जाए, 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क वैसा कोई भी हो तो वो तो सब इंक्लूडेड है अंदर आ ही है। अंडरस्टूड? ओके।